Good morning, class 9. We have already discussed one chapter in civics. So we have started a new chapter in economics. So we have started the chapter 1 economics, the story of Palampur. So I hope you have been seeing the part 1, chapter 1 first video has been uploaded, and this is the second video. So in the first video we have discussed about the introductions of that chapter, what is happening and how the villagers, how many families are living, all this. Now we will move ahead. Apart from that, what type of activities they are doing apart from farming. So what are the activities they are doing? First of all, we will see that dairy is their एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग. एग्रीकल्चर के अलावा जो होती है वो डेयरी है, जहाँ पे मैंने बेसिकली जो होती है देखा गया है कि विलेजर्स और इन रूरल एरियाज पीपल यूज़ टू हैव एनिमल्स, दे यूज़ टू रियर एनिमल्स so that they can have extra income by selling their milk product और मिल्क. तो इसी तरह से इस विलेज में भी देखा गया है कि लोग जो थे वो गांव में स्मॉल बिजनेस, साइड बिजनेस, जैसे एनिमल्स वो अपने पास रखते, बफेलो है, काऊ है, ताकि उसकी मिल्क जो है वो सेल कर सके और उससे वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सके. तो यहाँ पे देखा गया द टू ट्रेडर्स ऑफ नियर बाई टाउन जो थे शाहपुर, और ये क्या करते थे, मिल्क को कलेक्ट करते थे आसपास एरिया, कहाँ से, शाहपुरा से या फिर रायगंज के जो विलेज थी वहाँ से, और वो चिलिंग सेंटर में जाके डिपॉजिट करते थे. फिर वो रायगंज से ले लिया, शाहपुरा से लिया रायगंज, और उसके बाद ये जाके दोनों जाके कहाँ मिलते थे, बिग सिटीज़ में जाके उनको बेचते थे. तो इसी तरह से गाँव वालों को भी थोड़ा हेल्प हो जाता था ताकि उनसे उनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाए. ठीक है. तो इसी तरह से ये इनका एक पहला हो गया अदर एक्टिविटीज़ के अंदर. तो ये अदर एक्टिविटीज़ में आ गई. दूसरे एक्टिविटीज़ में क्या देखते हैं हम, दूसरे एक्टिविटीज़ में आती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई चीज़ों को बनाना, छोटी छोटी चीज़ें. तो यहाँ पे देखा गया है कि वेरी फ्यू पीपल जो थे, लेस देन 50, ये जो थे इंगेज थे. किसके अंदर इंगेज थे वो, प्रोडक्शन ऑफ वर्क, यूटिलाइजिंग जो भी चीज़ें ज़रूरतमंद होती है, स्मॉल पावर कनेक्शन, छोटी मोटी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और ये खुद करते थे विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स. यहाँ पर वो खुद करते या फिर फैमिली मेम्बर्स करते थे. ये लेबर को हायर, मतलब वो मज़दूर नहीं रखते थे, वर्कर्स को अपॉइंट नहीं, क्योंकि वो खुद ही छोटा सा बिजनेस था, वो खुद ही कर सकते थे. इसके लिए ये हो गया. फिर तीसरा क्या था, शॉप. यहाँ पे शॉप्स भी थे, जैसे यहाँ पे जनरल स्टोर्स जो होते, जहाँ पे अपने डेली नीड्स की जो चीज़ें होती थी, जैसे राइस है, वीट है, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, ये चीज़ें हमारे डेली बेस के थे. इसके साथ साथ क्लोथ्स की भी दुकान थी, कपड़ों की दुकान. और कुछ लोग जो थे उन्होंने छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल के रखा था, और वो भी कहाँ पर, बस स्टॉप्स के पास, ताकि इजीली जो बस स्टॉप से जाएंगे और आएंगे लोगों को कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर खाने पीने की चाहिए तो उनको वहाँ से मिल जाए. तो ये उनका अलग अदर एक्टिविटीज़ था. ठीक है. फिर यहाँ पे दूसरी क्या बताया कि ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो देयर. अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी, जैसे यहाँ पे रिक्शा, टोंगा, जीप, बोगल्स, बुलक कार्ट्स, इस तरह से उधर ट्रॉली, ये चीज़ें. इससे क्या होता था ट्रांसपोर्ट्स के लिए कि जिनके पास ये सामान है, जिनके पास ये मतलब व्हीकल्स है, उससे थ्रू क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट कर सकते. क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते, गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और उसके लिए वो क्या करेंगे, पैसा चार्ज करेंगे, तो इनके लिए वो इनकम हो जाएगा. तो इसी तरह से दे आर मेनी पीपल्स एंगेज इन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़, और जो प्रोवाइड करते थे फैसिलिटीज़ सामान को ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह, और इसी तरह से उनका वो इनकम हो जाता था. फिर अब हम देखते हैं दे आर स्टोरीज़. जो स्टोरीज़ है यहाँ पे हम देखते हैं कुछ उस गाँव की, और उसमें क्या है कि देखा बोथ दाला एंड रामकली जो थे ये बहुत ही गरीब थे, मतलब पुअरेस्ट पीपल, जिनके पास कोई ज़मीन भी नहीं थी जो वो कुछ एग्रीकल्चर करे, खेती करे. तो ये बहुत वरीड थे कि अगर इन फ्यूचर्स में, क्योंकि उनके पास कुछ था तो नहीं बट कर्ज ज़रूर था, और वो चाह रहे थे कि इस कर्ज से कैसे छुटकारा पाए. उसके कोई दिख नहीं रहा था कि क्या करें. वर्क होगा, कमाई होगी तो इनकम होगा तो वो चुकाएंगे, लेकिन कोई कमाई नहीं दिख रही थी. रामकली को लगा कि यहाँ पे जो है कोई जो भी काम मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बिग फार्मर्स थे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया घनश्याम के पास उन्होंने क्या किया, घनश्याम ने मशीन ख़रीद ली, ताकि वो मशीन के थ्रू
आराम से कटाई कर सके। और जिसके लिए वो क्या करेगा, लेबर को नहीं रखेगा, और लेबर नहीं रखेगा तो जिस तरह से रामकली और दाला जैसे लोग जो है बेचारे गरीब, उनको फिर कहाँ से इनकम होगा, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसी तरह से वो लोग बहुत चिंतित थे कि क्या करें। दाला थिंक दैट लार्ज फार्मर हैव बॉट एग्रीकल्चर मशीन फॉर ऑलमोस्ट ऑल फार्म्स एक्टिविटी, सो इट्स क्लियर दैट ही नॉट गेट जॉब्स फॉर मोर डेज। तो इस तरह से रामकली और दाला दोनों को ही लगा कि अब जितने सारे बड़े फार्मर्स हैं वो सभी ने मशीन खरीद लिए, तो हार्वेस्टिंग और सोइंग और रिपिंग सभी में वो मशीन यूज़ करेंगे, तो उनको अब नौकरी काम मिलना मुश्किल है, लंबे समय तक ज़्यादा काम नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से इनकी ये प्रॉब्लम थी। अब हम देखते हैं दूसरा, द स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर विलेज पालमपुर। ठीक है, तो ये स्मॉल फार्मर्स थी। बिसाइड कल्टिवेटिंग हर स्मॉल, इसके पास छोटा सा प्लॉट है, उस प्लॉट में वो अपना जो भी फसल बोती है, शी ऑल्सो वर्क, लेकिन उससे क्या होता है, उसका पूरा साल नहीं निकलता, जिसके लिए उसको काम भी करना पड़ता है, मजदूरी भी करनी पड़ती है। कहाँ, मीडियम या लार्ज फार्मर्स के पास, जहाँ पे वो काम करती, मजदूरी करती है। तो दिस ईयर शी बोरोड सम मनी फ्रॉम लार्ज फार्म तेजपाल सिंह फॉर हर फार्म नीड्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिस ईयर शी बोरोड सम मनी फ्रॉम अ लार्ज फार्मर। तो यहाँ पर जो थे वो लेडी सविता, उन्होंने क्या किया, लार्ज फार्मर जो था जिसका नाम तेजपाल था, उससे उसने क्या ख़रीदा, उसने उस धार ले ली ताकि उससे वो बीज खरीद सके। तेजपाल गिव मनी टू हर फॉर 4 मंथ। उसने 4 महीने के लिए पैसे दिए, मतलब 4 महीने में उसको पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, कटाई बुआई होगी, अब बेचने के बाद उसे पैसे मिल जाएगा, बट एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन क्या बताया उसको कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 24%। जितना बैंक भी नहीं चार्ज करता है वो उससे कहीं ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। अब वो बेचारी करे क्या, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो शी ऑल्सो हैड बीन वर्ड दैट शी वुड वर्क एज हिज फील्ड। साथ साथ इतना ही नहीं, साथ में उसने उससे बोला कि उसको, सविता को उसकी ज़मीन में काम करना पड़ेगा ना, तब जाके उसको लोन देगा ना। सविता इज़ अंडर स्ट्रेस टू थिंक हाउ शी कुड मैनेज हर चिल्ड्रेन, हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड देन फार्म। तो उसको लगा कि बहुत, एक तो उसके खुद के ज़मीन पे काम करना, फिर घर का काम होता है, बच्चों का काम होता है, फिर बाद में इसके यहाँ पे आके भी काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके तेजपाल उसे पैसा देंगे। तो इसी तरह से सोचो कि कितना ज़्यादा प्रेशर होने लगता है स्मॉल फार्मर्स को। तो इसी तरह से उसने एग्री किया और उससे लोन ले लिया उसने। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, यहाँ पे उसी से रिलेटेड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मिश्रीलाल, नेटिव विलेज ऑफ पालमपुर, जो उसी गांव में रहने वाला है। ठीक है, ही परचेज अ शुगर कैन क्रशिंग मशीन। उसने भी शुगर कैन क्रशिंग मशीन खरीदी थी, गन्ने को क्रश करने वाली। ही बाय शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस देम इनटू जैगरी। और उसने फिर क्या खरीदा, उसने गुड़ की मशीन खरीदी और उससे वो गन्ने से वो क्या निकालता, गुड़ बनाता था, जैगरी। देन इज सोल्ड, और उसके बाद वो क्या करता, उसको बेचता ट्रेडर्स को, जो आसपास के कौन था, वो शाहपुरा टाउन थी वहाँ पे। दिस वर्क गिव्स हिम अ स्मॉल प्रॉफिट, ऐसे कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था। तो इसी तरह से उनके लिए वो साइड इनकम का, मान लो उसकी साइड इनकम होने लगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर द स्टोरी ऑफ करीम। करीम क्या था यहाँ पे, करीम अगेन नेटिव है, पालमपुर में रहने वाला है। इसने कंप्यूटर सेंटर ओपन किया क्लासेस, क्योंकि ही इन विलेज टू एजुकेट यंग, क्योंकि इसे खुद को कंप्यूटर आता था, ये इसने सीखा कंप्यूटर शहर जाके। तो मैनी हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन हिज सेंटर। तो उसने उस जगह में हाई स्कूल थी, तो इसलिए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की। ही हैड एम्प्लॉयड 2 वुमेंस, इसने 2 वुमेंस को भी रखा ताकि उसको इंस्ट्रक्ट कर सके, जो भी बच्चे आएंगे, गर्ल्स होंगे, जो भी होंगे। इसी तरह से इसका ये छोटा मोटा बिजनेस शुरुआत हो गई। फिर द स्टोरी ऑफ किशोर। किशोर में क्या था, किशोर फार्म लेबरर्स ऑफ विलेज पालमपुर प्लान्स टू इंक्रीज इन इनकम टू मीट हिज फैमिली नीड्स। तो यहाँ पर किशोर ने भी क्या किया, फार्म लेबर्स है, तो इसने सोचा कि अपना वो इनकम को इंक्रीज़ करे ताकि उसकी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ही टेक्स अ लोन
उसने लोन लिया बैंक से और उसने क्या ख़रीदा, बफेलो ख़रीदा, और उसके बाद उसकी जो मिल्क थी उसने सेल करना शुरू किया ताकि उसको इनकम मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस अरेंज, फिर इसके अलावा भी उसने क्या किया, वुडन कार्ट उसने अरेंज किया, उसने बनाया, और ताकि वो उस बफेलो को यूज़ करे उसने बुलक कार्ट बना ली और उससे वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसी तरह से उसने देखा कि एक मिल्क सेल कर सकता है और फिर ट्रांसपोर्ट में भी उसको यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह से जैसे वो क्या क्या एक जगह से ले जा सकता है, जैसे जागरी किसने बनाई थी, करीम ने बनाई थी, तो करीम की हेल्प कर सकता है, उसके बदले उसको पैसे मिल सकते हैं। मिट्टी ले आके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, मिट्टी के बर्तन बनाने में हेल्प कर सकता है। तो इसी तरह से उसको उसकी फैमिली को थोड़ा सा साइड इनकम हो सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखा गया है कि वहाँ के लोग जो थे अलग अलग तरीके से कोशिश करके कि थोड़ा इनकम हो जाए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गया, द एरिया ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड, तो यहाँ पे चार्ट दिया गया इन इंडियन से 1950-51 2014-15 में कि कौन कौन सी एरिया कल्टिवेट। तो यहाँ पे देखो 50 में एरिया कल्टिवेट 129, फिर 1991 57, 157, 56, तो ये एरिया जो है कल्टिवेट होती थी उसका है ये टेबल्स। फिर वही उसके ऊपर ये ग्राफ बना दिया है, उसके बारे में बताया जा रहा है, डाटा दे दिया गया किस ईयर में कितना था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पर एक बार पीछे जाके इसकी तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे देखोगे, यहाँ पे चार्ट दे दिया गया, प्रोविजनल डाटा, पी फॉर प्रोविजनल डाटा दिया गया, जो डाटा दिया है सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये मेनली हमारा जो आएगा द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो यहाँ पे मेनली 2-3 लास्ट के जो रहे याद रखना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे कि कितने सारे एरिया जो है कल्टिवेट करते थे उस समय में, उसका है नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट्स में हम जाते हैं और क्या देखते हैं यहाँ पर कि हाउ कैन वी इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शंस। अब छोटी सी ज़मीन है किसी की, ठीक है, अब अगर वो पुराने तरीके से क्रॉप्स यूज़ करता है प्रोडक्शंस तो उतना होगा नहीं, लेकिन अगर कुछ अलग तरीके से यूज़ करे, यहाँ पे वो कोशिश करे कि उसका प्रोडक्शन जो था उससे वो डबल हो जाए या वो 3 टाइम्स बढ़ जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि हाउ कैन वी इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शंस विद इन द सेम प्लॉट। तो वी कैन नो दैट वी कैन नॉट स्ट्रेच, हमें पता कि हम ज़मीन को बड़ा टान के बड़ा नहीं कर सकते कि इतना छोटा तो और बड़ा कर लेते, इतना नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना है कि हम वही कर सकते हैं यहाँ पर कि कोशिश करें कि जो भी है प्रोडक्शन उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो इसी तरह सेरल जो भी लगाएगा सेम लैंड में और उसकी घर की डिमांड्स पूरी हो और जो बचे वो मार्केट में बेचे। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, हाउ कैन वी, तो इससे हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर हम ज़मीन में अच्छे से देखभाल करें, ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करें, तो अबाउट 60% कल्टिवेटेड लैंड जो है वो दिखाया गया बारिश के पानी से ही वो डिपेंड होता है, उन्हीं के थ्रू वो उनको लोग बीज बोते हैं। लेकिन अगर उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी हो, पानी की कमी ना हो, पानी कहीं से ट्यूबवेल से या गवर्नमेंट के कैनल के थ्रू मिल जाए तो आराम से उनको पानी मिल सकता है। और जो है इन दिस लैंड ओनली सिंपल क्रॉप्स इज ग्रोन, तो इसके अलावा जो सिंपल क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे उसके बदले अगर क्रॉप्स को चेंज कर दिया जाए, मतलब हाइब्रिड्स क्रॉप्स लगा दी जाए यहाँ पर। इन केस ऑफ लो मानसून सिंगल क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन प्रॉपरली, अगर पानी नहीं हुआ तो क्रॉप्स भी नहीं होगा। तो इसीलिए इंक्रीजिंग क्या करना, लैंड मास अंडर इरीगेशन, हम इरीगेशन को बेटर करें और ताकि अगर हम जो भी चीज़ें लगाएं उसमें अगर उसे पानी मिलेगी तो वो अच्छा से प्रोडक्शन देगा और अच्छा उसका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा। तो इसी तरह से पहला बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए, अगर नहीं है तो बढ़ाना चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स, अगर एक ज़मीन में अगर हम देखा वन साइड में अगर मैंने राइस लगा लिया मान लेते और दूसरे साइड में पोटैटो यूज़ किया, क्या लगाया, पोटैटो। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से रोटेशन करके भी तो मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न बोला गया यूज़ करें ताकि 2 क्रॉप्स लगाया जाए और उससे इरिगेशन भी दिया जाए, पानी भी दिया जाए, एडवांस लेवल उसके पीछे खर्च किया जाए और इसमें साथ साथ तो देखा जाएगा कि उसकी प्रोडक्शंस बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से
ये चीज़ें हो गई। फिर अब जैसे मैंने कहा बीच हमें अच्छा लगाना चाहिए, तो कौन सी बीच लगा सकते हैं? HYB, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाइब्रिड्स। ठीक है, तो इससे मतलब प्रोडक्शन जो होता है बेटा, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होते हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो होते हैं उससे इस क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो होता है 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो सोच लो, अगर किसी की ज़मीन छोटी है, उसको जितना पहले मिल रहा था 100, अगर वो ये क्रॉप्स लगाता तो उसका कितना हो जाएगा? प्रोडक्शन 400 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये बहुत ही एडवांस क्रॉप्स था जिसके लिए इसने शुरुआत की, लेकिन ये क्या होता है? थोड़ा कॉस्टली होता है, और प्रॉब्लम क्या है? गरीब जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1960s में। 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जहाँ पे प्रोडक्शन को लेके कि लोगों की कमी जो है, अनाज कैसे बढ़ा दिया जाए। तो हमारे साइंटिस्ट ने 1960s में ये रिवोल्यूशंस किया था, ग्रीन रिवोल्यूशंस के तहत जो प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या मतलब है? क्या इंक्रीज़ हुआ? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज़ का? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर फूड ग्रेन प्रोडक्ट बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन अ प्लेस। तो इसी तरह से इस तरह से वो लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर वो ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे जल्दी काम करवाने के लिए, तो ये चीज़ों को भी वो यूज़ करके कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिशनल मेथड जो था जिसके लिए उसका प्रोडक्शन कम होता है, तो अगर फार्मिंग मेथड मॉडर्न इरीगेशन यूज़ करते हैं, फिर न्यूट्री उसमें अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, अच्छा सा न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, मशीन अच्छा यूज़ करते हैं चाहिए, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये सबसे पहले जो हुआ था कहाँ पे किया गया था? और जैसे नई चीज़ कोई मार्केट में आती है तो उसको कोई भी लेने में डरता है। तो इसी तरह से जब हमारे इंडिया में इसका लॉन्च किया गया, तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा ने ही इसको एक्सेप्ट किया था, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी पूरा नहीं, उसका वेस्टर्न पार्ट ही यूज़ किया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे बाद में पूरे इंडिया में इसने शुरुआत किया। फिर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या निकला? फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या निकला हमारा? यहाँ पे देखेंगे कि फॉलोइंग द डाटा डिस्प्ले, जो ये डाटा डिस्प्ले कर रहा है कि इसका प्रोडक्शन जो था, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, प्रोडक्शन ऑफ वीट्स, कि कितना सारा प्रोडक्शन होने लगा। तो देखा गया इंक्रीज इन प्रोडक्शंस, और ये किसके कारण हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण हुआ। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, ये इस पर इंक्रीज़ होने लगा प्रोडक्शंस। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हुआ? हमें प्रोडक्शन पॉजिटिव में तो क्या देखा? पॉजिटिव में हमने देखा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन नेगेटिव में ये आया कि जिससे हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया? सबसे पहले देखो नेगेटिव में क्या बताया जा रहा है कि मेथड यहाँ पे जो था फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड मोर मनी। नेगेटिव में मोर मनी चाहिए, है ना? फार्मिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी, जिसके लिए वो HIV सीड्स यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र खरीदेंगे, मशीन कीजिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इरिगेशंस के लिए। तो इतना सारा चीज़ें जो है कहाँ से लेके आएंगे? कौन अफोर्ड कर सकते हैं? बिग फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये नेगेटिव में आ गया। दूसरा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अगर सोच लो यूजिंग ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड अगर यूज़ किया, मशीन कर रहे हैं, तो दूसरा क्या हो गया कि जो अनएम्प्लॉयड थे, मतलब जो बेचारे जिसके पास ज़मीन नहीं था, जैसे अभी हमने आगे बढ़ा, जिसके पास ज़मीन नहीं था उनको बहुत डर लग रहा था कि लोगों ने मशीन ख़रीद लिया, अब उनको कोई भी काम में नहीं रखेगा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा। तो ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट्स आ गया इसका। फिर डिग्रेडेशंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो ये पॉइंट तो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स कहाँ? पेस्टिसाइड्स में, ठीक है ना? पेस्टिसाइड्स है, उसके बाद पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइज़र यूज़ करें, ठीक है ना? तो ये सारा जो बेटा जी ये केमिकल्स है। इससे क्या हो रहा है कि अगर ज़मीन में अगर हम इसमें डाल रहे हैं ना क्रॉप्स में, तो ये जाके कहाँ मिलेगा? ये सॉइल जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। सॉइल में मिक्स हो गया, सॉइल्स के नीचे जो हमारा एक लेयर, उसके नीचे मान लो हमारे यहाँ पे ह्यूमस भी रहता है। जो ह्यूमस क्या करता है? बीज को उपजाऊ बनाता है नेचुरल तरीके से। ये मर जाता है। अब ये मर गया
तो हमारा जो सॉइल का खुद का अपना क्वालिटी था, उसका जो खुद की अपनी अच्छी क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई, और सॉइल जो है सिर्फ और सिर्फ डेथ, उसके अंदर कुछ नहीं रहा, सिर्फ केमिकल्स ही रह गया। तो केमिकल्स हमारे शरीर में भी जाएगा, साथ साथ वो केमिकल्स अगर बारिश बहुत ज़्यादा हुई, रेन हुई, तो वो जाकर पानी में जाके मिक्स होगा, जो क्योंकि नीचे सॉइल क्या है, सॉइल है। सॉइल के नीचे क्या होता है, वाटर लेवल आता है, हमारा वाटर लेवल आता है, वो जाके उसके साथ भी मिक्स होगा। तो पानी भी कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, गंदगी कर रहा है, इम्प्योर कर रहा है। तो इसी तरह से हमारा जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नेगेटिव में आता है। फिर आता है ना नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशंस of animals. Modern farming methods have become death warrant to our pet animals such as cow, camels, buffalo and bullocks. क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि अब इससे लोग पहले काउ से, कैमल से इससे यूज़ करते थे, अब लोग इसको यूज़ नहीं करते, इसको रखते भी नहीं हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, मशीन यूज़ करने लगते हैं। तो अब एनिमल का भी उतना यूज़ नहीं हो रहा, एनिमल्स are employed. तो previously large populations of animals were employed in agriculture, लेकिन now works, but now the machine have made them useless and they are either left free or killed. तो जब उनका कोई उपयोग ही नहीं कर रहे, इसको छोड़ दिया जाता है, या फिर वो उसको मार दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया, वो मर गए, या इसका कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरह से ये चीज़ें बहुत ही नेगेटिव है, सही नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अब इस टॉपिक को बार बार देखेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे। चैप्टर बहुत इजी है कहानी के रूप में, लेकिन हर कहानी वो किसी न किसी, जितने भी नाम से, कौन फार्मर, क्या नाम था, क्या काम कर रहे थे, वो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसी के बेस में क्वेश्चंस भी होता है। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर।